हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग रिवीजन थ्रू पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में हम लोगों ने यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2018 की जो पेपर है उसकी पार्ट 1 की थी और आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है, मतलब कि सॉइल से रिलेटेड कौन सी टर्म है। तो इसमें आपके 3 टर्म हैं, 4 टर्म हैं: एडेफिक, बायोटिक, क्लाइमेटिक एंड टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी जो होता है दैट्स फॉर्म एंड फीचर्स ऑफ लैंड सरफेस। ठीक है, ये आपको प्लेटू है, माउंटेन है, ये सारी चीज़ें हो गई ना, फॉर्म एंड फीचर्स ऑफ लैंड सरफेसेज। तो ये तो होगा नहीं हमारा। देन आपके पास है क्लाइमेटिक, एडेफिक और बायोटिक। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके लिए जो इन्वायरमेंट फैक्टर होती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं 2 होते हैं, वन इज़ द बायोटिक फैक्टर एंड वन इज़ द अबायोटिक फैक्टर। तो अबायोटिक फैक्टर में 2 हैं, वन इज़ द क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड वन इज़ द एडेफिक फैक्टर। ठीक है, और बायोटिक फैक्टर तो ये है ही। तो ये 3 हो गई इन्वायरमेंट फैक्टर, वन इज़ द बायोटिक, क्लाइमेटिक एंड एडेफिक। नाउ इसमें क्या होता है कि बायोटिक, आपको पता है कि बायोटिक इज नथिंग बट द इंटरैक्शन एमोंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये हो गया बायोटिक। देन क्लाइमेटिक में क्या हो गया, ये जो आपकी जैसे लाइट हो गया, है ना, प्रेसिपिटेशन हो गई, है ना, प्रेसिपिटेशन हो गया, ये सारी जो टेम्परेचर होगा, ये सारी फैक्टर जो होगा क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आएंगे। और एडेफिक फैक्टर में क्या होगा, द फैक्टर रिलेटेड टू सॉइल, फैक्टर रिलेटेड टू सॉइल। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सी टर्म जो है वो सॉइल से रिलेटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एडेफिक। ठीक है, और इसमें आपको जैसे एग्जांपल में आप लिखिए सॉइल कंपोजिशन हो गया, ऑर्गेनिक मैटर कितनी है, तो ये सारी चीज़ें, तो आंसर आपका एडेफिक हो गया एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, सबसे ज़्यादा ओजोन कहाँ होता है, तो 90% से ज़्यादा, 90% से ज़्यादा, मोर देन 90% जो ओजोन होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में होंगे। सो आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद आपको पता है कि जो ये होती हैं लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, उसमें सबसे नीचे जो होती है ट्रोपोस्फेयर होती है, फिर ऊपर में स्ट्रेटोस्फेयर होती है, फिर मीसोस्फेयर होती है, फिर थर्मोस्फेयर होती है, देन एक्सोस्फेयर होती है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर में आपको पता होना चाहिए वेदर की फेनोमेना जो होती है ट्रोपोस्फेयर में होती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती हैं, मेसोस्फेयर में आपको मीटियोर्स वगैरह होते हैं, थर्मोस्फेयर में ऑरोरा बनती हैं, एक्सोस्फेयर में स्पेस स्टेशन होती है। ठीक है, ये आपकी एक्सप्लेनेशन में सब दी हुई है। तो ये आपको टर्म भी आपको याद रखनी है कि नीचे से कैसे होती है। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द फ्रिक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ इट, फ्रिक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा आ रही है, और सीवियरिटी मतलब जो पहले हल्का आता था वो अब ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, सो सीवियरिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्रीजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग के लिए के कारण कौन ऐसी चीज़ है जिसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, मतलब पहले अगर साल में 10 बार आती थी अभी 50 बार आ रही है, एंड सीवियरिटी बढ़ गई है कि पहले हल्का स्टॉर्म वगैरह थोड़ा बहुत तूफान आती थी, अब जो है ज़्यादा हो गई है, मतलब कि बहुत ज़्यादा तूफान आ रही है, मतलब समझ गए बात को आप। तो ये आपकी ये है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो ये साइक्लोन, स्टॉर्म और ह्यूरिकेन ये तीनों होंगे। सो ऑल ऑफ द एबव। नाउ व्हाट इज स्टॉर्म, स्टॉर्म क्या है, स्टॉर्म स्टॉर्म है तूफान, है ना, तूफान है मतलब जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है, जैसे बहुत तेज़ हवा बह रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ना, थंडर लाइटिंग वगैरह हो गई, दैट्स द स्टॉर्म्स। देन व्हाट इज साइक्लोन एंड ह्यूरिकेन, देखो जो साइक्लोन है और ह्यूरिकेन है वो दोनों ट्रॉपिकल स्टॉर्म ही, ये स्टॉर्म का ही है टाइप है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। ठीक है, अब बस ये रीजन के तरह, रीजन डिफरेंट रीजन में इसका किसी रीजन में इसका नाम साइक्लोन है, कहीं पे इसका नाम ह्यूरिकेन है। जैसे अगर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन जो है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में इसको बोलते हैं ह्यूरिकेन। ठीक है, क्लियर। एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशियन में साइक्लोन बोलते हैं, या उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन, दोनों ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है। ठीक है ना, ट्रॉपिकल, बट ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं
और ये नॉर्थ अटलांटिक में इसको ह्यूरिकेन बोलते हैं, और इंडियन ओशियन में इसको हम लोग बोलते हैं आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, अब ये समझिए कि कोई विंड है ना, कोई स्टॉर्म है, विंड की स्पीड है ना, तो उसको ट्रॉपिकल स्टॉर्म कब बोलेंगे? जब उसकी स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे ट्रॉपिकल, मतलब तेज हवा बह रही है, दैट्स ए स्टॉर्म। और अगर उसकी 63 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाएगा तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म। और जब इसकी स्पीड 119 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगी ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गई, या आपको टाइफून हो गया, या ह्यूरिकेन। ठीक है, ये रीजन्स के में नेम चेंज होता है, जैसे मैंने बताया इंडियन ओशियन में इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलेंगे, ह्यूरिकेन आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बोलेंगे। क्लियर? सो ऑल ऑफ द अबव। और ये देख लीजिए ह्यूरिकेन है ना, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन एंड नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशियन, एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडियन ओशियन में बोलेंगे। क्लियर? तो आप समझ गए स्टॉर्म क्या है। 63 किलोमीटर से ज़्यादा होगी तो इसको हम लोग ट्रॉपिकल स्टॉर्म बोलेंगे, और जब 119 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगी तो उसको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया, ह्यूरिकेन हो गया, टाइफून हो गया, ये सब। और ये सब जितनी भी है ह्यूरिकेन, साइक्लोन, ये सब रीजन में बस नेम चेंज है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। नाउ स्वशासन संरक्षण क्या है? इन सीटू और एक्स सीटू दो होती है ना, इन सीटू और एक्स सीटू। देखो एक जगह होता है जहाँ पे खुद से कोई भी जानवर रहता है ना, जैसे आपका नेशनल पार्क हो गया, सीक्रेट ग्रोव्स हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। तो ये सारी जितनी हैं वो इन सीटू हैं, वहाँ पे जानवर रहते हैं। ठीक है, वन इज द एक्स सीटू, कि आप इन सीटू से ला करके कहीं पे उसको रख रहे हो, तो वो हो जाता है जैसे आपको जू, चिड़ियाघर, वहाँ पे क्या होता है कि जानवर को आप ला करके रखते हैं एक बंद जगह पे। ठीक है ना, जैसे जूलॉजिकल पार्क हो गया, दैट्स अ बॉटेनिकल गार्डन है, वहाँ पे सारी तरह के पौधे आप ला के रखते हो। समझ गए? सो ये आपको हो जाएगी, आपको आंसर जो इसमें नॉट पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगी बॉटेनिकल गार्डन। अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप यहाँ पे डायग्राम से क्लियर होगा कि इन सीटू एंड एक्स सीटू में ये आपको जू हो गई, जहाँ पे आप एक जगह सारी प्रजाति के चीज़ों को ला करके रखते हो। अगला क्वेश्चन है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट कॉजेज द रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेज ऑफ द फॉलोइंग। ये बोल रहा है कि जो सन की अल्ट्रा वायलेट लाइट है वो रिएक्शन करती है। क्या है? सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है वो रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करती है? तो सनलाइट रिएक्शन करके आपको प्रोड्यूस करती है ओजोन। जैसे सनलाइट है वो अगर मान लीजिए कि NOx से अगर कोई बन करता है, ठीक है ना, या आपको जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये बनता है, ओजोन आपको बनाता है। सो यूवी रेज अगर इस पे बनता है, ये आपको कहाँ से आती है ना, दिस इज द कम्स फ्रॉम द पॉल्यूटेंट्स। ठीक है ना, सो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ये और बनाता है ओजोन। ठीक है, तो रिएक्शन करके क्या बनाता है ये क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन। ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगला है कि नॉर्मन बोरलॉग वाज गिवन नोबेल प्राइज इन विच फील्ड। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज किस फील्ड में दी गई है? तो ये क्वेश्चन है आपका। सो नॉर्मन बोरलॉग को ये जो हैं ये अमेरिका के हैं, अमेरिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं। ठीक है, ये हैं जिसको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। इंडिया में कौन है पता है आपको? इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कौन है? इंडिया में है MS स्वामीनाथन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन करेंगे। सो 1970 में 1970 ईस्वी में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। अब आपको समझ में आएगा कि नॉर्मन बोरलॉग जो है उसको तो नोबेल प्राइज़ मिलनी चाहिए एग्रीकल्चर में, बट नोबेल प्राइज़ इनको मिला हुआ है तो एग्रीकल्चर में मिलती नहीं है, सो इनको मिला है पीस में। 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, इसलिए कि पूरे जो हंग्री वर्ल्ड को खिलाने की जो कोशिश है, लाइफ टाइम वर्क टू फीड अ हंग्री वर्ल्ड, भूखे विश्व को खिलाने के लिए इनका जो प्रयास था, इसलिए उनको मिला है नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, इतना याद रखेंगे, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है? ठीक है, तो इसका जो होगा पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज रेनेटिंग। रेनेटिंग क्या होता है कि मिल्क से, है ना, मिल्क को से अगर आपको कोई सॉलिड, जैसे मान लीजिए कि ये चीज़ बनाने की प्रोडक्ट जो है वो प्रोसेस को रेनेटिंग बोलते हैं। ठीक है,
क्लियर। सो चीज़, मिल्क से चीज़ बनाने के प्रोसेस को जेनेटिक बोलते हैं। देन आपको पता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग को जैसे मान लीजिए कि ये जो प्लाज्मिड्स है ना, प्लाज्मिड्स जो होती है वो डीएनए, जैसे मान लीजिए कि कोई हमें जो डिजायर्ड है डिजायर्ड जीन है, ये हमको बनाना है ना, कि वन ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म करके और आपको एक डिजायर्ड जीन प्राप्त करनी है, तो उसके लिए यूज होती है प्लाज्मिड्स का, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड्स का यूज होता है, तो ये भी सही है। देन गोल्डन राइस, ये हमने बताया था आपको कि गोल्डन राइस जो है वो आपको एक तरह से बायोसिंथेसाइज है। इसमें कौन सी चीज़ें हैं, बीटा कैरोटीन, ठीक है। सो बीटा कैरोटीन है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो राइस में ना विटामिन ए को ऐड करके, है ना, तो उसको बोलते हैं दैट्स अ गोल्डन राइस है। समझ गए, गोल्डन राइस नथिंग बट अ वेराइटी ऑफ राइस, है ना, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्रोड्यूस की जाती है। इसमें बायोसिंथेसाइज किसको, बीटा कैरोटीन मिला करके, जो कि विटामिन ए का प्रिकर्सर है, ठीक है। तो ये हो गया। ओजोन लो, अब आंसर तो यही हो जाएगा क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटो में है, बट बाकी इन्फॉर्मेशन आपको आगे के लिए काम देगा। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। सो बांदीपुर जो है आपकी नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है। सो बांदीपुर नेशनल पार्क जो आपकी है वो है आपको बिल्कुल सही है, कर्नाटका में है। बाकी और जितनी भी नेशनल पार्क हैं इसमें उसको आप लिख सकते हो। तो बांदीपुर जो है सो आपका हो गया कर्नाटक में। कर्नाटक में और कौन कौन सी है, एनी आइडिया। एक वहाँ पे बानेरघट्टा है, एक कुदेरमुख है, वन इज द नागरहोल है, एंड आंसी करके है। तो इतने नेशनल पार्क आपको कर्नाटका में है। तो बांदीपुर भी है, बांदीपुर के अलावा मैंने क्या बोला है, आंसी नेशनल पार्क, देन बनेरघट्टा, इसके बाद आप याद रखिए कुदेरमुख, ठीक है, वन इज नागरहोल, ठीक है। तो ये हो गई अपार्ट फ्रॉम बांदीपुर। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये असम में है, बिल्कुल सही है। और असम में और कितने हैं, असम में इसके अलावा कौन कौन है, डिब्रू सिखोवा, ठीक है, डिहंग पटकाई, काजीरंगा, नामेरी, देन ओरांग और रायमोना, इतने सारे असम में हैं। फिर पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिल्कुल केरला में है। और केरला में कौन कौन सी हैं, एक अनामुदी शोला है, एराविकुलम है, मैथिकेट्टन शोला है, पाम्बदम शोला है। ये 16 वाले जितने भी केरला में हैं, और पेरियार हैं तो है ही, और सैलेंट वैली भी केरला में है। तो इतने हो गए। देन सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है वो आपको ये उड़ीसा में है, ठीक है। सो उड़ीसा में है। और उड़ीसा में और कौन कौन से हैं, वन इज द भितरकनिका भी उड़ीसा में है। और मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नेशनल पार्क हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए कि जैसे बांधवगढ़ हो गया, डायनासोर फॉसिल हो गया, देन आपको पेंच हो गया, कान्हा हो गया, कूनो हो गया, माधव हो गया, पन्ना हो गया, देन फिर सतपुरा, संजय, वन विहार, ये सारी जो हैं मध्य प्रदेश में है। सो मैक्सिमम जो है वो 11 है, मैक्सिमम 11 जो है मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, 11 है, ठीक है। टोटल 106 है नेशनल पार्क। और सबसे पुराना जो है वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पे है कॉर्बेट नेशनल पार्क, इट इज़ इन उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में और कौन कौन है, गंगोत्री है, नंदा देवी है, राजा जी है, गोविंद है, और वैली ऑफ फ्लावर्स है। क्लियर। तो इतनी सारी है। बाकी आपको मैंने, तो आंसर तो ये हो गया नॉट मैच्ड, बाकी हमने आपको सारी डिटेल में दे दी है। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू जेवी नार्लिकर, है ना, जेवी नार्लिकर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज सो फार नॉट बीन कंसिडर्ड एज साइन। जेवी नार्लिकर उस समय न्यूज में थे, है ना, उस समय न्यूज में थे, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जेवी नार्लिकर के अनुसार से किसको साइंस नहीं माना गया है, तो इन्होंने बोला था ही इज एन एस्ट्रोनॉमर थे, है ना। और इन्होंने, ये डायरेक्टर थे इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, है ना। और ये इसलिए इसमें इसके लिए, इसकी अभी जो करंट में न्यूज में है वो भी मैं बता देता हूँ। गोविंद स्वरूप, गोविंद, तो यह भी पूछा जा सकता है, स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 इनको मिला है किसके द्वारा,
एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा 2022 में मिला है गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब ये गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्या है? दिस इज द अवार्ड टू रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में आपको जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको देती कौन है? एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, है ना। और इन्होंने कहा था कि एस्ट्रोलॉजी हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड एज साइंस, नॉट एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। ये एस्ट्रोलॉजी जो है वो उनको कंसिडर किया था कि ये साइंस नहीं है, ज्योतिष कोई साइंस नहीं है। इन्होंने बहुत सारी कुंडली का मिलान किया था और फिर इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था। तो आप इतना याद रखें, और अभी भी ये न्यूज में है तो आप ये याद रख सकते हैं। गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया देती है वो इनको मिला है अभी 2022 में, ठीक है। और ये एस्ट्रोनॉमर थे, क्लियर। ये एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन्वेंटेड बाय, कौन है? विल्हेल्म रॉन्टजेन। विल्हेल्म रॉन्टजेन ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? ये सबको पता होगा कि WC रॉन्टजेन थे, उन्होंने एक्सरे मशीन का डिस्कवरी किया था। एंड फिर इलेक्ट्रिक बल्ब का किसने किया था? ये भी आपको पता होगा, एल्वा एडिशन, है ना। तो ये तो पता चल गया। एल्वा एडिशन 1889 में, है ना, 1879, ठीक है, 1879 में किया है इलेक्ट्रिक बल्ब का पहली कमर्शियल बल्ब जो है सो इन्वेस्ट किया गया था एडिशन के द्वारा। और मार्कोनी है, मार्कोनी, है ना, इसके द्वारा सबसे पहले रेडियो या वायरलेस टेलीग्राफ का 1890s में आविष्कार किया गया था। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, ये लिखी हुई है आपके नोट्स में। अगला है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA किसने दिया था? DNA की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जो है वॉटसन एंड क्रीक हैं जिनके द्वारा दी गई थी, है ना। सो वॉटसन एंड क्रीक ने दी थी। विल शो यू द मॉडल, वो कैसे बताया था डबल जो था, है ना। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वाई जैकब एंड मोनोड जो थे वो फेमस थे। जैकब तथा मोनोड किस लिए फेमस थे? तो जैकब जो थे एक बायोलॉजिस्ट थे और मोनोड जो था एक बायोकेमिस्ट। सो ही इज बायोलॉजिस्ट, ही इज बायोकेमिस्ट, ठीक है। और इन्होंने बैक्टीरिया का ओपेरन मॉडल को विकसित किया था। ओपेरन मॉडल ऑफ बैक्टीरिया। नाउ व्हाट इज, अब आपके मन में होगा, और इनको इसके लिए 1965 में मिला था। 1965 में इनको मिला है नोबेल प्राइज, ठीक है। तो अब ये ओपेरन मॉडल है क्या? सो दिस इज, ओपेरन इज जस्ट अ क्लस्टर ऑफ जीन्स। ज़्यादा आप दिमाग में मत रखाइए, आप इतना याद रखिए कि ओपेरन मॉडल की लिखा, नहीं तो बाकी आपको डिटेल दी हुई है ना, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। देन फिर एक है हरविंद खुराना, है ना, हरगोविंद खुराना। इनको नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिला था 1968 में, और इनके साथ रॉबर्ट W हॉली को भी मिला था, है ना, क्लियर। मार्शल W निरेवंग को मिला था। इनको मिला था जेनेटिक कोड को ये करने की। तो जितनी भी तीनों ऑप्शन दी गई थी वो तीनों कहीं ना कहीं जिन पे ही थे, है ना। जैसे जेनेटिक कोड के लिए ये था, देन ओपेरन मॉडल के लिए वो था, है ना। तो आपका, और वाटसन तो वाटसन एंड क्रिक का तो आपको पता ही है कि इसमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर DNA का था, इन्होंने बताया था। तो ये आंसर आपका B हो गया। और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, साइटोसिन, गुआनिन, थायामिन, एडेनिन, ये सब है ना, फॉस्फेट वाला बेस पेयर, ये आप देख रहे हैं डायग्राम, हाइड्रोजन बॉन्ड, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ द मैक्सिमम एनर्जी। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है जिसकी आपको मैक्सिमम एनर्जी है? सो मैक्सिमम एनर्जी हमारी होगी एक्सरेज की। अब इसकी डायग्राम अगर आप देखते हो तो वेवलेंथ आपको याद रखनी है, वेवलेंथ कैसे इंक्रीज डिक्रीज करती है, एंड इसके बाद फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड एनर्जी, ये तीन। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे आप क्या रख सकते हैं, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, ठीक है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड। सो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड एंड विजुअल, अल्ट्रा, एक्स, गामा रेज, ठीक है। तो मैंने ये याद रखा है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रा, एक्स, गामा रेज। तो अगर एनर्जी की बात करें तो देखो, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो क्या होगा, आप बताइए। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ जो होगी ऐसी होगी, ठीक है। वेवलेंथ जो है सो आपकी लॉन्ग वेवलेंथ जो है सो रेडियो की होगी, है ना, तो इधर से इधर इंक्रीज करेगी।
बॉटम टू टॉप। एंड अगर इसी में अगर आप फ्रिक्वेंसी की बात करें तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये इसकी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब सबसे कम रेडियो की, देन फिर गामा की। और इसी में अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या हो जाएगा, आपको रेडियो से यही एनर्जी भी यही हो जाएगा, एनर्जी इंक्रीज करता है। ठीक है, पहले रेडियो की फिर माइक्रो की, मतलब सबसे ज़्यादा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है विजुअल और इंफ्रा और अल्ट्रा और एक्स, तो हमारा सबसे ज़्यादा क्या होगा, एक्स रेज की होगी। सो दिस इज एनर्जी, याद रखें, दिस इज फ्रिक्वेंसी और दिस इज वेवलेंथ। अगर आपने वेवलेंथ याद रखा तो वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्रिक्वेंसी होती है और फ्रिक्वेंसी का जो होता है वही सेम एनर्जी की होती है। क्लियर? तो ये आपको E इजिकल टू hc/λ, तो इस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ये दिया हुआ है आपको। अगला है कि मिथेन इज इमिटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। मिथेन कहाँ कहाँ से होती है? सो मिथेन जो इमिशन होती है उसकी जो 40% वो नेचुरल सोर्स से होती है, नेचुरल सोर्स से, एंड 60% जो होती है वो ह्यूमन एक्टिविटी से होती है, ह्यूमन के कारण होती है। तो नेचुरल सोर्स से जो होती है, जैसे मान लीजिए कि इसमें आ जाता है पैडी फील्ड्स एंड टर्मिटरी, दीमक का जो बाम्बी होता है उससे, टर्मिटरी से, तो ये 40% तो नेचुरल इससे निकलता है, मार्सलैंड वगैरह से भी निकलता है। और आपको 60% ह्यूमन एक्टिविटी से हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल हो गई, देन फार्मिंग, कैटल फार्मिंग वगैरह से हो गई। ठीक है, जैसे लैंडफिल से हो गई, राइस पैडीज से भी हो जाएगी आपकी, है ना। और यहाँ पे पैडी नहीं है इसमें, नेचुरल सोर्स में यू कैन राइट मार्सलैंड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें अगर मीथेन का पूछ रहा है तो टर्माइट्स हो गई एंड वन इज़ द राइस पैडी फील्ड। तो हमारा दोनों आंसर हो जाएगा, बोथ 1 and 2। बाकी मैंने ये डिटेल में लिख दिया आपको। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ए सेमीकंडक्टर। इसमें से कौन सा सेमीकंडक्टर है? तो सेमीकंडक्टर जो होगा वो सेमीकंडक्टर एक जो मटेरियल होती हैं जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर की बहुत ज़्यादा होती है, इंसुलेटर की एकदम नहीं होती है। तो दोनों के बीच में जो होती है वो होती है सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इसमें क्या है, जैसे कॉपर हो गया, ठीक है ना, कंडक्टर में कौन हो गया, जैसे मान लेते हैं कॉपर हो गया, और इंसुलेटर में क्या हो गया, ग्लास हो गया। तो ये जो होती है इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इनकी कम होती है। सो इन बिटवीन वाले जो होती हैं वो सेमीकंडक्टर होती हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर एक तो सिंपल सेमीकंडक्टर होती है, वन इज द सिंपल और वन इज द कंपाउंड। ठीक है, तो सिंपल में जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गई, है ना, सिलिकॉन जर्मेनियम हो गई, ये 4th ग्रुप में आती हैं, है ना, पेरियोडिक टेबल में। और एक कंबाइंड हो गया, जैसे कंबाइंड में 3rd ग्रुप और 5th ग्रुप का कंबाइंड हो सकता है, 2nd ग्रुप और 6th ग्रुप का कंबाइंड, या 4th ग्रुप और 4th ग्रुप का कंबाइंड। तो 4th ग्रुप का कंबाइंड हो गया, तो जैसे SiC हो गया, SiGe हो गया, या इसमें हो गया ZnSC, या आपको इसमें गैलियम आर्सेनाइड हो गया, या InP या GaN। तो ज़्यादातर यूज इसकी होती है ना, इस तीनों की। तो ये जो हो गई दैट्स अ कंपाउंड। तो अब आप देख लीजिए कि जो तो फॉलोइंग में सेमीकंडक्टर, कौन सा सेमीकंडक्टर है? तो इसमें आपका सिल्वर कौन सा होगा, सॉरी सिल्वर नहीं होगा, SI इट्स अ सिलिकॉन। ठीक है, देखिए 3rd में, 4th में, 5th में, 6th में कौन कौन से एलिमेंट हैं। ठीक है, अगला है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द ऑर्डर हैज़ बीन मेंशन्ड इन द प्रियम्बल में कितने टाइप की जस्टिस है, लिबर्टी कौन कौन सी है, इक्वलिटी कौन कौन सी है, और फ्रेटर्निटी कौन कौन है। तो आप देख लो जस्टिस कौन सी है। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉर्ट टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। कौन कौन जस्टिस हैं? सोशियल, है ना, इकोनॉमिक, ठीक है, एंड पॉलिटिकल। ठीक है, तो 3 तरह की जस्टिस आपके प्रियम्बल में दिया हुआ है। तो जस्टिस कितनी तरह की हो गई? 3 तरह की। देन लिबर्टी किस चीज़ की दी हुई है? लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की है। देन एक्सप्रेशन है। देन बिलीफ, है ना, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो 5 तरह की लिबर्टी दी हुई है। अब जिसको प्रियम्बल याद नहीं होगा कैसे क्वेश्चन बनाएगा? देन इक्वलिटी कितनी दी हुई है? इक्वलिटी स्टेटस होनी चाहिए, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। ठीक है, तो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी 2 चीज़ की इक्वलिटी हो गई।
देन प्रमोट ऑल फ्रैटर्निटी, तो फ्रैटर्निटी जो है वो कितनी होगी, है ना, भ्रातृत्व, तो ये आपकी 2 हो गई, सो ये 3 हो गई, 5 हो गई, ये 2 तरह की इक्वलिटी। और फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द, सो फ्रैटर्निटी एक होंगी इसमें, ठीक है, क्लियर। सो देम ऑल प्रमोट एमॉन्ग देम ऑल फ्रैटर्निटी, तो आपको प्रियम्बल में ये दिया हुआ है ना, और तो 3, 5, 2, 1 इज द आंसर, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई। ये एक्सप्लेनेशन में आपको प्रियम्बल मैंने एनसीईआरटी से दे दी है। अगला है कि हु वाज द यूपीए कैंडिडेट फॉर 2017 प्रेसिडेंट इलेक्शन, 2017 की जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुई थी उसमें यूपीए की कैंडिडेट कौन थी, तो वो मीरा कुमार थे। एंड बट अभी हम याद रखते हैं कि अभी जो हुई है इलेक्शन उसमें कौन थे। सो अभी जो 2017 है ना, तो 22 में जो इलेक्शन हुई है उसमें कौन बनी है हमारी, द्रौपदी मुर्मू, ये आपको थे द्रौपदी मुर्मू, ये फर्स्ट आदिवासी हैं, फर्स्ट आदिवासी, एंड सेकंड वीमेन प्रतिभा देवी पाटिल के बाद सेकंड वीमेन राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। इसमें जो अपोजिशन की नॉमिनी थी, अपोजिशन से थे, उनका नाम था यशवंत सिन्हा, ठीक है। तो आप समझ गए इस क्वेश्चन को। अब प्रेसिडेंट में इलेक्शन में वोटिंग कौन करते हैं, आप बता दीजिए, वोटिंग कौन करता है, लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, और लेजिस्लेटिव जो होती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी के मेंबर, ये सारी करती हैं सेक्रेट बैलेट सिस्टम से, क्लियर, ठीक है। एमपी के लिए ग्रीन पेपर होती हैं बैलेट पेपर, और एमएलए के लिए पिंक होती है, नॉट इम्पोर्टेंट बट आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी गई, ठीक है, ये आपको सारी दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, नीति आयोग का पहला जो वाइस चेयरमैन है वो क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नीति का फुल फॉर्म क्या है। सो नीति जो है नेशनल इंस्टीट्यूट है ना फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ये है, और ये फॉर्म हुई थी कब, जनवरी 1, 2015। इससे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी और इसको चेंज करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग फॉर्म हो गई। ये जो है गवर्नमेंट की एपेक्स पब्लिक थिंक टैंक बॉडी है, एपेक्स थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन जो होते हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर, तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। एंड फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन जो हुए थे, जो क्वेश्चन आपकी हैं, फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन जो थे इसके वो थे अरविंद पनगड़िया, है ना, ठीक है। सो अरविंद पनगड़िया ये हैं, और तो ये आपका आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के। लेकिन अभी जो वाइस चेयरपर्सन हैं उनका नाम है, जो 2022 में आए हैं, उनका नाम है श्री सुमन बेरी, ये याद रखना है। 1 मई 2022 से अभी तक यही है वाइस चेयरमैन। तो पहला अगर पूछेगा तो ये, और अभी पूछेगा तो श्री सुमन बेरी, ठीक है, ये आपको लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म हुआ पहला स्टेट कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो लैंग्वेज के बेस पे हुई है वो आंध्र प्रदेश 1953 में तेलुगु स्पीकिंग नॉर्थन पार्ट ऑफ मद्रास स्टेट से तेलुगु स्पीकिंग पार्ट को हटा करके बनाई गई थी। अब इसमें 3 चीज़ें याद रखिए, 3 कमीशन बैठी थी, वन इज द धार कमीशन, वन इज द जेवीपी कमीशन, और एक फजल अली कमीशन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। सो धार कमीशन जो बनी थी वो जून 1948 में बनाई गई थी, और इन्होंने कहा था कि भाई ये लैंग्वेज के बेस पे स्टेट नहीं होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस पे होनी चाहिए, तो ये लैंग्वेज के बेस पे नकार दिया था। फिर 3 लोगों की कमेटी थी, जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, ये बनी थी दिसंबर 1948 में। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पताभी सीतारमैया, इन्होंने बोला कि नहीं, इन्होंने भी रिजेक्ट किया था कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद बनाई गई फजल अली कमीशन, जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बोलते हैं, ये आपको बनाई गई थी दिसंबर 1953 में। तो इन्होंने कहा था, इनमें फजल अली कमीशन में और कौन कौन थे, के.एम. पनिकर थे, ठीक है, के.एम. पनिकर थे, और एच.एन. कुंजरू ये भी थे, है ना। तो इन्होंने कहा था कि लैंग्वेज क्राइटेरिया हो सकती है लेकिन सिर्फ लैंग्वेज क्राइटेरिया नहीं होगी। तो इन्होंने कहा था, इनकी बात को मानी गई, और गवर्नमेंट ने लाई 7वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में, और उन्होंने उस समय 14 स्टेट और 6 यूटी बने थे, ठीक है।
तो ये समझ में आ गई होगी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये सारी लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी, कौन है? यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग। आपको पता होगा कि आंसर होगा नीति आयोग, बिकॉज नीति आयोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये थिंक टैंक है गवर्नमेंट की। इनकी फॉर्मेशन जनवरी 1, 2015 में हुई है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आपको आर्टिकल 315 में लिखा हुआ है कि यूनियन और स्टेट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन होनी चाहिए। आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है कि जो डायरेक्शन होगी, कंट्रोल ऑफ इलेक्शन और सुपरिंटेंडेंस ऑफ इलेक्शन जो होगा वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में होगा। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 324 में लिखी हुई है। और आर्टिकल 280 में बात की हुई है कि देयर शैल बी अ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन होनी चाहिए। तो ये तीनों आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट नीति आयोग इज अ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आपको एक्सप्लेनेशन में दी हुई है। अगला क्वेश्चन है द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब सरकारिया कमीशन गवर्नमेंट ने बनाई थी, कब बनाई थी? जून 1983 को बनाई गई थी सरकारिया कमीशन। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इनको एग्जामिन करना था कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर के रिलेशनशिप के बारे में और क्या चेंज होना चाहिए विद इन द फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हाथ देखते हुए क्या चेंज होनी चाहिए, बैलेंस ऑफ पावर स्टेट और इसके बीच में। सो ये सेंटर एंड स्टेट रिलेशन के लिए सरकारिया कमीशन बनी थी, ठीक है, 1983 में। अगला क्वेश्चन है द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, किस जगह पे सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी थी? तो ये तो आपको पता ही होगा, ग्रेट ब्रिटेन होगी, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन में आपको 1707 से लेकर के 1800 ईस्वी के बीच में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का ये आया था, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले तो अगर बात करेंगे, उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम आई थी 1721 से 1772 तक रही थी वहाँ पे स्वीडन में, ठीक है। अपना ऑप्शन में भी स्वीडन नहीं है, तो आप ग्रेट ब्रिटेन, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन है कि द काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैज एक्सक्लूसिव पावर इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारी राज्यसभा है उसके क्या क्या अधिकार है ना, एक्सक्लूसिव पावर क्या है जो सिर्फ उसी के पास में है। तो राज्यसभा के पास में क्या क्या अधिकार है? तो टू इनिशिएट प्रोसीडिंग ऑफ द फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या ये तो लोकसभा में भी हो सकता है, तो ये तो एक्सक्लूसिव नहीं हुआ ना जो सिर्फ उसी के पास में है। टू इनिशिएट प्रोसीडिंग फॉर द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये तो दोनों हाउस में से किसी में भी हो सकता है ना, तो ये भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि आप देख लो आर्टिकल 124/4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के ऑर्डर से, और उसके लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउस, है ना, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाई मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, 2/3 बहुमत से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। अगर वोटिंग करेंगे और प्रेसिडेंट को दिया जाएगा तो आपको रिमूव किया जाएगा, तो 124(4) में। देन प्रेसिडेंट की अगर बात करें, इम्पीचमेंट होती है किसकी? प्रेसिडेंट की। वहाँ पे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन कोई प्रेसिडेंट कर रहा है तो उसको इम्पीच किया जा सकता है ना, और कोई भी हाउस में स्टार्टिंग हो सकती है, तो सिर्फ ये एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। टू रिकमेंड क्रिएशन ऑफ अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, तो राज्यसभा क्या कर सकती है? आर्टिकल 312 कहती है कि राज्यसभा, है ना, पार्लियामेंट को राज्यसभा ऑथराइज कर सकती है टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विस सेंटर और स्टेट के लिए। सो आर्टिकल 312 में ये आपको एक्सक्लूसिव अधिकार राज्यसभा के पास में है। इसके बाद आपको याद क्या रखना है इसमें कि और राज्यसभा के पास में है आर्टिकल 249 कहता है कि राज्यसभा कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन अ सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है उस पर अगर कोई काम बनानी है, कुछ कानून बनानी है, तो राज्यसभा पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकती है, ठीक है। सो आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 आप याद रखेंगे, इधर 124 और ये आर्टिकल 61, ठीक है। ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है। अगला क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी फाइंड द प्रोविजन, सिटीजनशिप का प्रोविजन किस में है? सो पार्ट 1 में क्या सिटीजनशिप का प्रोविजन है? नहीं, पार्ट 1 में है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये ठीक है। ये आर्टिकल 1 से 4 तक में पार्ट 1 है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, एंड पार्ट 2 में हमें बात की हुई है सिटीजनशिप, और ये सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से 11 तक में सिटीजनशिप है। देन पार्ट 7 में क्या है? जो पार्ट 7 जो हो गया वो रिपील्ड कर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1956 से इसको हटा दिया गया है ना।
क्लियर। पार्ट बी जो ABCD स्टेट थी उसमें पार्ट बी स्टेट के बारे में था, तो ये तो हटा दिया गया है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। देन अगर बात करें 9 की, तो इसमें बात की गई है द पंचायत की बात करी गई है 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। पार्ट ये 9 है जो 243 से 243 तक जाती है। अब अगर इसमें आपको कुछ और याद रखना है तो 9A का याद रखिए, म्यूनसिपलिटीज। फिर 9B का अगर याद रखेंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में था, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में है ना। यहाँ पे O तक आ गया, ये 243P2 लेकर के 243ZG तक है, और यहाँ पे 243ZH आर्टिकल से लेकर के G के बाद H 243ZT तक आर्टिकल इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इतनी याद है आपको, सिटीजन पूछ रहा है तो ये हो जाएगी पार्ट 2। ठीक है, बाकी सारी पार्ट हमने इसमें दे दी है। अगला क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड इट्स प्रोविजन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट अगर चाहेगा कि आधिकारिक भाषा के जो जुड़ा प्रावधान हैं उसको प्रावधान को अगर संशोधन करनी है, उसको चेंज करनी है, तो उसके लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए। ये सिंपल मेजोरिटी से कर सकती है। सिंपल मेजोरिटी से इसको चेंज कर सकती है। अब संविधान में 8वीं 8th शेड्यूल है, 8वें शेड्यूल में टोटल आपको कितनी लैंग्वेज हैं, 22 लैंग्वेज 8वीं शेड्यूल में है। असामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी। तो ये जो शुरुआत में क्या थी कि शुरुआत में सिर्फ 14 जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन में थी। 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 में सिंधी को ऐड किया गया, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को 71वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1992 में ऐड किया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में शुरू किया गया। और हमारी अभी 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, कौन कौन है, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। तो इतना चीज़ें याद रखेंगे। बाकी ऑफिशियल लैंग्वेज से लेकर के ये पार्ट इसमें हैं 17 में, और आर्टिकल कितने हैं 343 से 351 में आपको 8th शेड्यूल के बारे में, मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में लिखा हुआ है। सिंपल मेजोरिटी से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ अब्सेंस फ्रॉम पार्लियामेंट विदाउट परमिशन कैन MP बी डिस्क्वालीफाइड। बिना परमिशन के कितने दिन तक पार्लियामेंट अगर नहीं जाएंगे तो एक MP को डिस्क्वालीफाई घोषित किया जाएगा। तो ये आप देखिए आर्टिकल 114 कहता है संविधान का कि अगर 60 दिन तक कोई मेंबर है ना किसी भी हाउस के बिना परमिशन के एब्सेंट रहता है सारी मीटिंग से, तो उसकी सीट को वैकेंट माना जा सकता है। 60 है ना, बस वो जो कैलकुलेशन होती है 60 डेज की, उसमें ये ध्यान रखना है कि जो पीरियड जहाँ पे हाउस प्रोरग्ड होगा या एडजर्न्ड होगा 4 दिन से ज़्यादा, 4 दिन से ज़्यादा, सिर्फ उसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, मतलब 4 दिन से कम अगर होगा तो उसको काउंट हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स रिडिक्यूल्ड कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। जब कांग्रेस बनी थी तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जो है सिर्फ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज हैं, है ना, मतलब बहुत छोटा सा एक रिप्रेजेंटेशन है और इट रिप्रेजेंट्स ओनली माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज। तो ये हो गया। देन फिर लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला था, कांग्रेस जब बनी थी तो उन्होंने कहा था कि माई बिलीव कांग्रेस इज टू टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन व्हाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट टू पीसफुल डिमाइस। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है सो लड़खड़ाता हुआ है और मेरा एक अरमान है कि मैं जब इंडिया में रहूं तो कांग्रेस को पीसफुली, शांतिपूर्वक इसको खत्म करके जाऊं। सो लॉर्ड कर्जन ने ये बोला था। देन वाई लॉर्ड मिंटो इज फेमस, क्यों फेमस है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लैंडसम। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखेंगे, जैसे लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड लैंडसम, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। बाकी लॉर्ड मिंटो उतना कोई इसमें ज़रूरत है नहीं, तो लीव इट। बाकी मैंने इसमें लिख दिया है आपको, तो यू जस्ट सी। अगला है कि व्हाट इज़ धिंग एक्सप्रेस। धिंग एक्सप्रेस क्या है, तो ये उस समय बहुत न्यूज में थी। कौन थी, इनका नाम है हिमा दास। ये निकनेम हिमा दास के निकनेम है धिंग एक्सप्रेस, और असम से हैं ये, इंडियन स्पेंटर्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम। और ये धिंग जगह है एक आसाम में,
धिंग एक आसाम में जगह है, उसके पास जन्म लिए हैं, इसलिए इनका नाम धिंग एक्सप्रेस था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मैरी कॉम हैज़ रिसेंटली बिन मेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एट दैट टाइम मैरी कॉम को BSNL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कौन है पता है आपको? साक्षी मलिक। ठीक है, तो ये याद रखिए। स्वच्छ भारत में तो बहुत सारे हैं, अमिताभ बच्चन है, मतलब बहुत सारे लोग हैं। सो नॉट, अभी कुछ नया अगर बने हो तो आप देख सकते हो, अदरवाइज नो नीड टू डू दिस। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिगार्डिंग होमोसेक्सुअलिटी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। होमोसेक्सुअलिटी कौन से पे हैं, तो इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें आर्टिकल 377, आर्टिकल 277। सो 377 आर्टिकल जो है वो जो कैग होती है ना, उसके रिलेटेड कुछ प्रोविजंस लिखी हुई है, और 277 जो है वो उसमें सेविंग्स के बारे में कुछ लिखी हुई है। तो नॉट इम्पोर्टेंट, तो आंसर आपका सेक्शन 377 ऑफ IPC हो जाएंगी। और जो इसकी इंट्रोडक्शन हुई थी वो 1861 में हुई थी, जब IPC के समय में, इंडियन पेनल कोड में। एंड इन्होंने क्रिमिनलाइज किया था होमोसेक्सुअलिटी को, है ना, ब्रिटिश ने। और इनको बोला गया था कि अननेचुरल ऑफेंसेज ये। ठीक है। और 2009 में होती क्या है, 2009 में एक केस होती है, नाज फाउंडेशन वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली, है ना। तो इन्होंने इसमें कहा था कि जो सेक्शन 377 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ ये आपको 2009 के केस में नाज फाउंडेशन व गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली इन्होंने कहा था। इसके बाद होती क्या है ना, 2013 में एक सुरेश कुमार कौशल, याद रखना है आपको, सुरेश कुमार कौशल वर्सेज फिर से नाज फाउंडेशन की एक केस होती है 2013 में। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली हाई कोर्ट की, ये दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को रिवर्स कर देती है ना। जो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया था कि स्ट्रक डाउन सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। बट सुरेश कुमार कौशल केस में इन्होंने 2013 में बोला कि नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, है ना। फिर केस होती है नवतेज सिंह जौहर वर्सेज अदर्स, है ना, नवतेज सिंह जौहर एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें 5 जज की बेंचेज होती हैं, वो फिर पलटती हैं डिसीजन को और कहती है कि यूनानिमसली, मतलब एक सहमत से ये कहती है कि सेक्शन 377 जो होगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो पूरी एक केस स्टडी 2009, 13 और अभी की न्यूज़, तो सेक्शन 377 के बारे में है। ये पूरी डिटेल आपकी लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस इज जॉइंट वेंचर ऑफ। ये तो सबको पता होगा कि ब्रह्मोस जो है वो इंडिया और रसिया की जॉइंट वेंचर है, और इसकी जो रेंज है अराउंड 290 किलोमीटर इसकी रेंज है, और इट इज फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट है। इसकी जो स्पीड है मैच 2.8 है, मतलब जो साउंड की स्पीड से 3.3 टाइम्स ज़्यादा। और इसकी जो नेम है ब्रह्मोस, ये ब्रह्मपुत्रा एंड वहाँ की नदी है मोस्कावा, तो ब्रह्मोस ये इससे है, मोस्कावा इस दोनों देश की नदियाँ के नाम पे है ना। 2 स्टेज होती है इसमें, सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन है फर्स्ट स्टेज में, और लिक्विड रामजेट मिशन है। देन इट इज़ अ मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं आप इसको, लैंड एयर सी कहीं से भी कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो वर्क ऑपरेट ऑन द फायर एंड फॉगेट प्रिंसिपल, मतलब इनको एक बार लॉन्च कर देते फिर गाइडेंस की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि एंड्रेज मैनुअल लोपेज ओब्रेडर इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन जुलाई 2018 फॉर विच कंट्री। किस कंट्री के ये प्रेसिडेंट थे? तो ये उस समय की न्यूज में थी, दैट्स अ मैक्सिको। नॉट नीडेड टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऑन द बेसिस ऑफ पनामा पेपर्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज सेंटेंस इन 10 years जेल फॉर करप्शन। कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट को ये करके कि किस कंट्री के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को आपको जेल हो गई है 10 साल का करप्शन के कारण, पनामा पेपर्स के बेसिस पे। तो ये हैं हमारे पाकिस्तान जी। पाकिस्तान के PM जो शरीफ थे, नवाज शरीफ, उनको 10 साल का जेल हो गया है। नाउ व्हाट इज पनामा पेपर्स? पनामा पेपर जो हैं वो अभी आपको अराउंड 11.5 मिलियन लीक्ड कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पनामा बेस्ड एक लॉ फॉर्म है। ठीक है, इसीलिए उसको पनामा पेपर बोलते हैं। वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे आपको 200 देशों के 2,14,000 जो लोग हैं
वेल्दी पीपल्स हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उनके पास में है। तो वो जो लीक हुई थी उसी कारण से प्रधानमंत्री आपको नवाज शरीफ को 10 साल की करप्शन केस में जेल हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एज पर द ड्राफ्ट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी जुलाई 2018 में जो हुई थी, कौन सी स्टेट में 40 लाख से ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट पाए गए? तो ये थी असम, है ना। पहला जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन थी वो कब हुई थी? 1951 के सेंसस के बाद में। और हर स्टेट को मैंडेट किया गया था कि एनआरसी को आप कंपाइल करो, है ना। एनआरसी में आपको डिटेल्स होती हैं, है ना, सिटीजन्स की। और लेकिन सिर्फ ये असम में फॉलो किया गया था, असम ने किया गया था। नाउ गवर्नमेंट इज प्लान टू अपडेट इट नेशनली। सो इट्स एनआरसी क्या है? रजिस्टर ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन, जो मैंडेट किया गया है 2003 में जो अमेंडमेंट हुई थी सिटीजनशिप एक्ट की। सिटीजनशिप एक्ट कब बनी थी? 1955 में। उसकी जो 2003 में अमेंडमेंट हुई थी वहां पे ये मैंडेटरी कर दिया गया था कि एनआरसी बनानी है टू डॉक्यूमेंट्स ऑल द लीगल सिटीजन। जितनी भी लीगल सिटीजनशिप है उसको डॉक्यूमेंट में रखने के लिए एनआरसी जरूरत था। तो सारे स्टेट को कहा गया था, बट असम 91 से फॉलो कर रहा था। इतनी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड सफर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग? जुलाई 2018 में सफर को किसने इनॉग्रेट किया था? दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, डॉक्टर हर्षवर्धन ने उस समय किया था। बट सफर क्या है कि ये इनिशिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा टू मेजर द एयर क्वालिटी, किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के एयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है देखो, ये आपको टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब मॉनिटर करते हैं, ह्यूमिडिटी, वाइंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, यूवी रेडिएशन, सोलर रेडिएशन। और कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स मॉनिटर करते हैं? PM 2.5, 10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टोल्यून, जाइलिन, मरकरी, है ना। और ये डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा, पुणे के द्वारा। और ये ऑपरेशनलाइज किसके द्वारा किया गया है? IMD के द्वारा। ठीक है, तो ये दिल्ली में थी और इसको आपको वेदर को फॉरकास्ट करने के लिए, वेदर को नहीं मतलब कि एयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए थी। अगला क्वेश्चन है, एज पर रिपोर्ट रिलीज बाय यूएस जर्नल एक साइंस है, उन्होंने 26 जुलाई 2018 को एक रिपोर्ट बनाई थी। उसमें बताया था कि एक मासिव जो है अंडरग्राउंड लेक है, वो कौन सी आपको ग्रह पे है? बृहस्पति पे है, शनि पे है, शुक्र पे है या मंगल पे है? तो इन्होंने जो लिखा था वो मंगल पे ऐसा कहा था कि एक अंडरग्राउंड बहुत बड़ा लेक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मेट नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग ऑन 12 जून 2018। किस कंट्री में ये दोनों मिले थे? मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। तो ये दोनों जो मिले थे वो सिंगापुर में मिले थे। ठीक है, अगला है, ये मैच करनी है कि समुद्रगुप्त के समय का जो किंग थे और उसकी राजधानी के बारे में बात किया गया है। अब आप समझो इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त 330 से 380 AD तक। इन्होंने कहा था कि समुद्रगुप्त ने 12 रूलर्स किसके? साउथ इंडिया के को हराया है, साउथ इंडिया को डिफीट किया है। तो उसमें इन्होंने लिखा था ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि महेंद्र ऑफ कौशल, है ना, महेंद्र ऑफ कौशल, व्याघ्र राज ऑफ महाकंथार, मंतराज ऑफ कौराल, महेंद्रगिरी ऑफ पिस्तपुरा, देन स्वामी दत्त ऑफ कोत्तुरा, याद रखना आपको सारा है, दामन ऑफ एर्नादापल्ला, विष्णुगोप ऑफ कांची। सो विष्णुगोप ऑफ कांची को इन्होंने हराया था एक। देन नीलराज ऑफ अवमुक्त को। देन इन्होंने कहा था हस्तिवर्मम वेंगी के उग्रसेन पलक्का का। ठीक है, और कुबेर ऑफ देवराष्ट्र का, और धनंजय कुस्तलपुरा का। तो धनंजय कुस्तलपुरा। तो ये आंसर आपकी सी हो गई। मैंने ये सारी डिटेल लिखी है कि 12 राज्य को हराया था। ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे लिखी हुई है कि समुद्रगुप्त ने 12 राज्य जो साउथ इंडिया के थे उनको इन्होंने हराया था, वहाँ पे गया था, है ना।
तो इसमें 12 की डिटेल दी हुई है, आप 12 का 12 याद कर लेना। अगला है कि कौन सी इंडस वैली है जो उत्तर प्रदेश में है, इंडस वैली साइट जो उत्तर प्रदेश में है, तो ये लोथल है, कालीबंगान, आलमगीरपुर, हुलास। तो आपको ये आलमगीरपुर और हुलास जो है वो हैं आपको इंडस वैली साइट जो उत्तर प्रदेश में हैं, वो हैं आपको, सॉरी 2 3 नहीं 3 4, ठीक है। सो ये आपको आलमगीरपुर और हुलास, ठीक है। अगर ये आप डायग्राम देखेंगे तो देख लो आप, ये जो है आलमगीरपुर है और ये हुलास है, ठीक है। बाकी आपकी अगर बात करें धौलापुरा इधर है ना, लोथल ये गुजरात में है ना, क्लियर, ठीक है। तो ये आपकी पूरी इसमें डायग्राम में दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन बिलोंग टू द फॉरेन ट्रेड, कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो फॉरेन ट्रेड से बिलोंग करती है? श्रेणी, नगरम, नानादेशी और मनीग्राम। देखो श्रेणी जो है वो एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स या ट्रेडर्स की एसोसिएशन के बारे में एंशिएंट इंडिया में होती थी, वो है, तो ये तो होगा नहीं। श्रेणी एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट्स का एक एसोसिएशन होता था, या ट्रेडर्स का एसोसिएशन, या जो कलाकार थे उसकी एसोसिएशन एंशिएंट इंडिया में, तो उसको श्रेणी बोलते थे, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। देन लोकल गिल्ड्स जो होते थे उसको बोलते थे नगरम, लोकल गिल्ड्स जो होते थे उसको नगरम बोले थे। और नानादेशी जो होते थे वो नेबरिंग किंगडम का ट्रेडर्स होते थे। नानादेशी नेबरिंग जो किंगडम है उसके जो नेबरिंग किंगडम, जो पड़ोस के जो किंगडम होते थे उसके जो ट्रेडर्स होते थे उसको नानादेशी बोलते थे। तो आपका तो ऑप्शन ये हो गया। लेकिन जो मनीग्राम है, मनीग्राम जो है, जो एकदम पावरफुल साउथ इंडिया में मर्चेंट गिल्ड होते थे, मर्चेंट्स होते थे, उसको बोलते थे मनीग्राम। और ये जो मनीग्राम होते थे ये भी जो है सो आपको उस रीजन में पूरी कॉमर्शियल एक्टिविटीज को देखते थे। तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता था, और यूपीपीसीएस ने दोनों को माना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये आपको दिया हुआ है सेशन और रीजन। सो मेनी संस्कृत वर्क्स ऑन म्यूजिक वे आर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड। बहुत सारे संस्कृत वर्ड जो संस्कृत का काम था वो ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन लैंग्वेज में आपको मध्यकाल में, मिडाइवल पीरियड में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको अकबर के ऑर्डर पे बहुत सारे वेदा, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, इन सब को ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में। तो ये तो आपको मिडाइवल पीरियड में ये सही है। दूसरा है, इसका रीजन क्या था? द अर्ली चिश्ती सूफीज वेयर फॉन्ड ऑफ म्यूजिकल असेंबलीज कॉल्ड समाई। दोनों अलग अलग लाइनें हैं, तो ये भी सही है। और आपका ये समा किसको कहते हैं? ये समा एक सूफी सेरेमनी होती थी जहाँ पे सिंगिंग होती थी, इंस्ट्रूमेंट बजाए जाती थे, डांसिंग होती थी, है ना, और जो रिचुअल्स वगैरह करते थे, सिंबॉलिक अटायर पहनते थे वो, है ना। सो इट्स अ म्यूजिकल असेंबलीज को समा बोलते हैं। तो दोनों सही है। सो बोथ ए एंड बी असर्शन एंड रीजन आर राइट, बट दोनों एक्सप्लेनेशन एक दूसरे का नहीं है। क्लियर? तो ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म बाय द किंग पुष्यमित्र। कौन से इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि जो पुष्यमित्र सुंग थे उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, है ना। तो इसमें कौन कौन से हैं? सारनाथ, बेशनगर, अयोध्या और हाथी गुम्फा। सो द आंसर इज अयोध्या इंस्क्रिप्शन। अयोध्या इंस्क्रिप्शन किसका था? आप याद रखेंगे, धनदेव, है ना, धनादेव ये थे। इन्होंने लिखा था कि पुष्यमित्र सुंग ने 2 हॉर्स सैक्रिफाइस या अश्वमेध यज्ञ किया था। देन तो ये तो हो गया आंसर। नाउ हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है? ये कलिंग वाला था, कल हम लोगों ने पढ़ा था, कलिंग वाला था, है ना, कलिंग। सेकेंड बीसी में आपको एम्पेरर कलिंग जो खारवेल थे उनके बारे में था। देन ये जो आपको बेसनगर इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में भी थोड़ा जान जाइए कि इंडो ग्रीक रूलर जो थे उसका नाम था एंटीसीडास। ये इन्होंने एक एम्बेसडर को भेजा था, उसका नाम था हेलियोडोरस। कहाँ पे भेजा था? सुंगा रोलर के कोर्ट में, है ना। और हेलियोडोरस ने एक पिलर बनाया था। पिलर कहाँ पे बनाया था? विदिशा में। किसके? कृष्ण के, है ना, नेम ऑनर में। और इसी पिलर को बोलते थे गरुड़ ध्वज या बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन। और सारनाथ आपको पता ही है अशोका का है ना, जहाँ पे लिखा हुआ है कि अशोका को धम्म अशोका बोलते थे, है ना, अशोका को धम्म अशोका बोलते थे। तो ये सारी आपको पता चल गई, ये सारी डिटेल लिखी हुई है। अगला है कि द टर्म चकला हैज बीन यूज्ड इन मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री सोर्सेज। ये क्या है? चकला क्या है? मध्यकालीन भारत में बहुत जगह ये वर्ड लिखी हुई है। सो व्हाट इज चकला?
देखो चकला आइडेंटिकल टू परगना या सरकार के आइडेंटिकल था, या टेरिटोरियल यूनिट बिटवीन सूबा एंड परगना बट नॉट आइडेंटिकल टू सरकार, बिल्कुल दिस इज द आंसर। अब देखो देखो शाहजहां के रीजन में ये चकला जो है सो एग्जिस्ट में आया था। दिस इज द क्लस्टर ऑफ परगना, मतलब बहुत 2-3 परगना को मिला करके और एक चकला बोलते थे, है ना। सो दिस इज ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, है ना, मुगल पीरियड में हुआ करता था, और बंगाल और अवध में इसको यूज किया जा सकता है। तो आप इसकी अगर बात करें तो सबसे बड़ा क्या होता था, सूबा। सूबा मतलब प्रोविंस, उसको हेड कौन करता था, सूबेदार। ये देखो आपको लिखा हुआ है सूबा, इसकी सूबेदार गवर्नर। सूबा से नीचे सरकार, जिसको डिस्ट्रिक्ट बोलते थे, उसको हेड करता था फौजदार लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और अमल गुजार ये असेसमेंट और कलेक्शन लैंड रेवेन्यू को करते थे। तो ये सारी आपको याद रखनी है। देन परगना जो होते थे वो सब डिस्ट्रिक्ट होते थे, सिकदार जिसको चलाते थे उसका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और इसी में बहुत सारे कुछ परगना मिलकर के होते थे चकला, है ना, ठीक है। और विलेज को मुकद्दम चलाते थे, विलेज के हेडमैन को मुकद्दम कहते थे। ये सारी आपको याद रखनी है। अगला है कि द मराठा क्लेम टू रिवेन्यू फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए मराठा लोग रिवेन्यू मांगते थे, उसको क्या बोलते थे, स्वदेशमुखी, चौट, अवाव और जमदानी, ठीक है। तो याद रखना है कि मुगल इंडिया में जो टेम्पररी या कोई सरकमस्टांस ऐसा हो गया जिसके कारण कुछ पैसा लेना है ना, तो गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, लड़ाई करनी है, या कुछ गवर्नमेंट को कुछ बनवाने हैं, तो जो रेगुलर टैक्स है उसके ऊपर में कुछ टैक्सर होता है। सो एवव रेगुलर टैक्स से ज़्यादा कुछ पैसा लेते थे, है ना, उसको बोलते थे अवाब। तो ये तो होगा नहीं हमारा। देन व्हाट इज जमदानी। जमदानी जो थे वो, जैसे मान लीजिए कि जमदानी कुछ नहीं है, जो मसलिन होते थे ना, फाइन मसलिन, उस पर डेकोरेटिव मोटिव्स कुछ बनाते थे, बुने जाते थे, विविन किए जाते थे, है ना, लूम को लेकर के, तो उसको बोलते थे जमदानी। तो ये तो कोई रिलेटेड ही नहीं है। देन शिवाजी ने 2 तरह की टैक्स, वहाँ के जो नेवरिंग एरिया में रहते थे, किंगडम के नेवरिंग एरिया में, वहाँ पे 2 तरह की ये टैक्स लगाई थी, है ना, अपने नेवर के एरिया में जो लोग रहते थे उस पर चौथ और सरदेशमुखी। तो चौथ जो होता था वो जो रिवेन्यू टोटल हो गया कल्टिवेटर्स का, ठीक है ना, चौथ वाज 1/4 ऑफ द टोटल रेवेन्यू दैट द कल्टिवेटर्स हैड टू पे टू देयर रिस्पेक्टिव रूलर्स इन द नेबरिंग ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट देयर टेरिटरीज। कि मराठा आपके यहाँ रेड नहीं करेगा, इसके लिए आप जितनी रेवेन्यू का आप अपने राजा को देते हो, किंग को, जैसे मान लीजिए कि आपको 1 kg हुआ या 4 kg अगर आपका उपज हुआ, और आप इसमें 1 kg दे रहे हो अपने राजा को, तो उसका जो राजा को जितना दे रहे हो उसका मतलब 250 ग्राम हमें भी दोगे, तो आपको मराठा वाले रेट नहीं करेंगे। समझ में आया। तो इसीलिए चौथ हो गया। और सरदेशमुखी जो होता था, सरदेशमुखी वो एडिशनल टैक्स 10% होता था, वो कि हम महाराष्ट्र के चीफ हैं तो उसके लिए जो होती थी, तो एडिशनल है सरदेशमुखी। तो चौथा आंसर आपका हो गया, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला है द मॉस्क, क्या है, खैरुल मंजिल। खैरुल मंजिल जो पुराना किला दिल्ली के अपोजिट है, उसको किसने बनाया था। तो जो खैरुल मंजिल मॉस्क है वो कहाँ पे है, खैरुल मंजिल जो होगा वो भी है, खैरुल मंजिल कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। और ये 1561 में बनाया गया था। किसके द्वारा, महम अंग। महम अंग, महम अंग कौन था, ये अकबर की नर्स थी, नर्स ऑफ अकबर, अकबर की नर्स थी। और जो अंग थी ये महम अंगा, वो फोस्टर मदर अकबर को बताया जाता है। और ये बताया जाता है कि जब अकबर छोटे थे तो मुगल एम्पायर को थोड़े दिन के लिए रन भी की थी। तो ये आपको महम अंगा इसका आंसर होगा। और पुराना किला जो है वो आपको बनाया गया था, ऐसा माना जाता है कि ये बनाया गया है हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के समय में। और तो ये आप याद रखेंगे पुराना किला का डिटेल। और हमीदा बानो बेगम जो है, या मरियम मकानी इसको बोलते थे, एंड ये हुमायूं की वाइफ का नाम है। और इन्होंने हुमायूं मौसोलियम बनाया था पर्शियन और हिंदुस्तानी आर्टिसन के इसमें। तो इतना याद रखेंगे तो काफ़ी है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। प्लेस है और लीडरशिप है। ये है संभलपुर है, गंजाम है, कश्मीर है और लखनऊ है। तो गुलाब सिंह जो है, गुलाब सिंह सिंपल सा है, गुलाब सिंह जो है वो कश्मीर की हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। गुलाब सिंह काश्मीर में एक डोगरा डायनेस्टी थी उसके हेड थे, तो ये कश्मीर से हो गए हैं गुलाब सिंह। लखनऊ, ये लियाकत अली लखनऊ से नहीं थे, ये थे आपको बेगम हजरत महल, है ना,
आपको याद होगा कि 1857 में बेगम हजरत महल, ठीक है। तो लखनऊ हो गया, देन गंजम से राधा कृष्ण दंड सेन और संबलपुर से सुरेंद्र शाही, ठीक है ना। और राधा कृष्ण दंड सेना के बारे में आप एक बार और जान जाओ कि ही इज द लीडर ऑफ खोल अपराइजिंग, ठीक है, गंजम। क्लियर, समझ में आ गया। सुरेंद्र शाही संबलपुर से हो गई, तो आंसर आपको नॉट है, तो दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट करेक्टली मैच, देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरा। अब देवगिरी, वारंगल जो है ककातिया डायनेस्टी का आपको कैपिटल है, और ये बहुत सारे किंग के द्वारा किया गया। बेटा राजा वन, प्रोला राजा वन, बेटा राजा द्वितीय, प्रोला राजा द्वितीय, रुद्रदेव, महादेव, गणपति देव, प्रताप रुद्र, रानी रुद्रमा देवी, है ना, सबसे जो वनली विमेन जो तेलुगु रीजन को रूल की थी, रुद्रमा देवी भी इसी से थी। तो नॉट पूछ रहा है, तो रामचंद्र देव भी इसमें किया था इन्होंने, रामचंद्र देव ने नहीं किया था वारंगल को। कौन देव किए थे? रुद्रदेव ने किया था, ठीक है, रुद्रदेव और रुद्रमा देवी ने। तो रामचंद्र देव ने, रामचंद्र जो थे उसको रामदेव भी बोलते थे, रामदेव भी बोलते थे। और ये रामदोल जो है वो यादव डायनेस्टी को जो डेक्कन रीजन में था उसको रूल करते थे। बाकी तो आपको होयसाल का वीर बल्लाल, मदुरा का वीर पांड्या, ये सब सही है। ये हमारा गलत है कि रामचंद्र, वारंगल में आपको कौन कौन था मैंने बता दिया। ककातिया डायनेस्टी की कैपिटल होती थी वारंगल, वहाँ पे राजा थे बेटा राजा, प्रोला राजा, ये सब लिखा हुआ है आपके इसमें एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। तो ये आपको, और रामचंद्र देव जिसको रामदेव भी बोलते हैं, वो आपको यादव डायनेस्टी जो डेक्कन रीजन में थी उसके रूलर थे। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स। आपको सेलेक्ट करनी है, तो इसमें क्या करोगे? देखो, पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर बहादुर शाह, देन फिर जहादर शाह, ठीक है। जहादर शाह के बाद फारूक सियार के बाद मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, और अहमद शाह के बाद आलमगीर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आलमगीर के बाद शाह आलम द्वितीय, फिर अकबर द्वितीय, फिर बहादुर शाह जफर, ठीक है, उसके बाद खत्म। तो इतने सारे हैं। तो इसमें पूछ रहा है, तो पहला इसका आंसर क्या हो जाएगा? BADC। ये आपको पूरी डिटेल दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ये तो सबको पता होगा कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका है? गुजरात, इसका सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, और इट्स अबाउट 1600 किलोमीटर अरेबियन सी में, ठीक है। ये याद रखना है। ये आपको डायग्राम है, कौन कौन सी स्टेट हैं जिसमें कोस्टल हैं। गुजरात हैं, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, देन केरला है, तमिलनाडु है, 1 2 3 4 5 6, आंध्रा 7, उड़ीसा 8, वेस्ट बंगाल 9, इतने सारे हो गए, ठीक है। ये बाकी कौन कौन सा कोस्ट है वो भी आप देख सकते हो। काथियावाड़ है, कोंकण है, मालाबार है, कोरोमंडल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन डिक्लेयर बायोलॉजिकल डिजीज। कौन सी रिवर है उत्तर प्रदेश की जो इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन होगी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, कि उसको बायोलॉजिकल डिजास्टर, जैविक आपदा घोषित कर दिया गया। दैट्स अ गोमती मतलब उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर है, और इतनी ज़्यादा वहाँ पे पॉल्यूशन हो गई है कि रिवर की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको अफेक्ट कर रही है। तो एक्सपर्ट ने इसको इकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल डिजास्टर घोषित कर दी है, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द वर्ल्ड फेमस टेम्पल लॉर्ड वेंकटेश्वर तिरुपति है। कौन सी ये है? तो इसमें कोई भी सही नहीं है ना। तो जो श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल है वो तिरुमला टाउन के तिरुमला हिल पे है, तिरुमला हिल पे है, ठीक है। ये तिरुपति में है, तिरुमला हिल पे। और ये विष्णु के हैं, विष्णु के फॉर्म को, वेंकटेश्वर जो है विष्णु के फॉर्म को है। ये तिरुपति आपको तिरुपति डिस्ट्रिक्ट आंध्रा में है, ठीक है। सो दिस इज द, इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, सो तिरुमला हिल होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट। सो इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट थर्ड पार्ट ऑफ द 2018। ये एक्सप्लेनेशन है आपका। और यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा आप स्ट्रॉन्गर है। सो कीप स्टडिंग एंड धीरे धीरे छोटी छोटी स्टेप लेनी है, और आपकी जो लक्ष्य होगी उसको प्राप्त करनी है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। आपको PDF यहाँ से मिल जाएंगी, टेलीग्राम चैनल PYQ_PDF, और आपको चैनल का नाम है, ठीक है। सो थैंक यू अगेन एंड विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। अगर आपकी कोई इशू होगी, कहीं पे कोई दिक्कत होगी, कहीं पे कोई ऑप्शन आपको लगेगा चेंज करना, यू कैन राइट मी इन कमेंट सेक्शन, और यू कैन मेल मी
ऑन upscpyqpedia@gmail.com. ट्राई टू कंप्लीट द कोर्स इन जो 8 बजे आती है, तो 8 बजे ही कंप्लीट कर लो, और बैकलॉग नहीं रखो क्योंकि बैकलॉग कभी पूरा नहीं होता है, एंड ट्राई टू मेक अ नोट, ठीक है। अगेन थैंक यू।